नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो शख्सियत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हैं मिस्टर धर्म सिंह जी बालोठिया, ऑनर ऑफ बालोठिया स्टड फार्म। ये इतना जो इंट्रोडक्शन है, आप किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं है। आपका फेस काफ़ी है आप लोगों तक इनके बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी नए दर्शकों के लिए आपके बारे में बता देता हूँ। और आपके यहाँ का फेमस स्टेलियन है स्टेलियन आर्यन, जो कि राजस्वरूप पैलेस लाइन का बच्चा है, सुल्तान का पोता है। तो आज हम कुछ ख़ास बातें और कुछ ख़ास बिंदुओं पर आपसे बात करने वाले हैं, जो कि नए पशुपालकों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और काफ़ी समझ बूझ वाली बातें, जैसे कि पहले भी हमने आपसे की हैं और आज भी हम कुछ नए बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते साहब, नमस्ते सबको, आपको, पूरे दर्शकों को, सबको बहुत बहुत नमस्ते साहब। तो एक डिफरेंट तरीके का इंटरव्यू है, कार में समय का सदुपयोग करते हुए कार में ही इंटरव्यू शुरू कर दिया हमने। अच्छा। और हम फार्म पे ही जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपको बहुत सुंदर सुंदर अश्व दिखाने वाले हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल भी आपको एक बार से फिर से देंगे हम। तो अंकल जी, क्या आजकल मार्केट, नया हॉर्स मार्केट जो है, उसमें नया क्या चल रहा है और क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं प्लीज़। नहीं, देखो, मार्केट तो क्या है, सब अभी पहले से तो बढ़ा ही है जी। और नए लड़कों का रुझान भी इधर खूब हुआ है जी। नए नए ब्रीडर भी आए हैं, ब्रीडिंग भी अच्छी हुई है जी। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं इसमें जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। एक तो ब्रीडर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो सप्लीमेंट वगैरह जो दे के हाइट बढ़ा रहे हैं ना जी, ये गलत है, ये जानवरों को नुकसानदायक है जी। और पैसा भी लगता है और कोई इसका ज़्यादा फायदा नहीं है। नेचुरल ग्रोथ जो है ना घोड़े की जी, वही सबसे अच्छी होती है। और मैं आपको बताऊं, 62 का अगर घोड़ा नेचुरल है तो वो सप्लीमेंट वाले 64, 65 से अच्छा है जी। वो हमेशा लंबा जीवन जिएगा, मजबूत भी रहेगा और किसी तरह की बीमारी से भी दूर रहेगा जी। तो इसलिए एक तो ये तरह तरह के सप्लीमेंट कुछ ये वो नहीं देने चाहिए जी। कई अभी ये अरबियन घोड़ों में कोई ऐसे केस हुए हैं जो शो में वगैरह में ले जाते हैं, तो वो ऐसी उनको वो देते हैं इंजेक्शन वगैरह, हाँ, जिससे वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये मालिक तक कोई घायल कर दिया उन्होंने जी जी जी। और वो मारने को दौड़ते हैं, मालिक पकड़ता तो जी, ऐसे हो गए। तो इसलिए इनसे इनका दुष्प्रभाव ही है। हम अपने स्वार्थ के लिए, उनके प्रेजेंटेशन के लिए हम उनके साथ ये कर तो देते हैं कि उनको सप्लीमेंट दे दिए, वो जानवर है। तो जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ती है वो शो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी पे हार्मफुल है, कहीं ना कहीं नहीं, भारी नुकसानदायक है। देखो, नुकसानदायक है। ओलंपिक वगैरह में, गेम्स में ये सप्लीमेंट वगैरह ये सब बंद कर रखे हैं जी। अगर फायदा होता तो गवर्नमेंट क्यों बैन करती नहीं जी। खिलाड़ियों के लिए बैन है जी। और जो खिलाड़ी लेते हैं उनका जो स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद जीवन ही खराब हो जाता है जी। तो शरीर पे इसके जैसे इंसानों पे साइड इफेक्ट्स हैं, वैसे घोड़ों पे भी साइड इफेक्ट हैं। बिल्कुल, जानवरों पे वैसा ही होगा जी जी। तो जीव तो वो भी है, जीव ही हम है जी। तो अभी आप अजमेर रोड पे, जयपुर में अजमेर रोड पे आपका फार्म था पहले और आपने शिफ्ट कर दिया है, क्या कारण रहा सर उसका? अभी यहाँ तो क्या है साहब, जितेंद्र जी, भीड़ बहुत होगी एक तो जी। चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई जी। और जगह रही नहीं, फिर जानवर भी क्या है कि थोड़े टेंशन में रहते हैं जी। आसपास का यातायात का आवाज बहुत ज़्यादा हो गया जी। तो इसलिए हमने फिर उनको शिफ्ट कर दिया। वहाँ जहाँ शिफ्ट किया है ना, वहाँ बिल्कुल खुला एरिया है और काफ़ी पेड़ वेड़ हैं, तो जानवर बड़े आराम से रहते हैं और मिट्टी भी अच्छी है जी जी जी। तो वहाँ बल्कि हेल्दी हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, काफ़ी समय से जयपुर के बहुत ही पॉश इलाके में, पॉश एरिया में आपने यहाँ पे घोड़े रखे हुए थे और सिर्फ जानवरों को प्रॉब्लम हो रही थी, घोड़ों को प्रॉब्लम हो रही थी, उनको इरिटेशन हो रहा था और यातायात से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था उनको। तो सिर्फ इस वजह से आपने वहाँ पे उनको शिफ्ट किया है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, वातावरण है, घोड़ों को बहुत वातानुकूलित स्थिति में आपने रखा हुआ है। और बहुत सर, बहुत लोगों ने आपको यहाँ पूछा भी होगा कि इतनी महंगी जमीन पे आपने घोड़े खड़े कर रखे थे। तो मेरे जानकार हैं, मेरे गांव के पड़ोस के ही हैं, RS अफसर थे यादव साहब, वो एक दिन मेरे पास आ गए तो उनका, यार मैं एक बात कहूँ, आप नाराज नहीं हो तो मैं कहा बताओ साहब जी।
तो कहा यार ये काम तो 100 रुपए गज की जमीन में भी हो रखा है, यहाँ आपने 1.5 लाख रुपए गज की जमीन में जानवर क्यों बांध रखे हैं। मैंने कहा यह सब बात तो आपकी सही है, लेकिन अब हमारा इनसे लगाव है। अब दूर जाएंगे तो लोग रोज वहाँ जा नहीं सकते, और यहाँ क्या है, इनको डेली देख रेख कर सकते हैं, इनको संभाल सकते हैं, सामने ही है। इसलिए बाकी तो आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है। मेरे गांव के ही थे वो उमराव सिंह जी यादव, रिटायर्ड RS थे, तो उनकी डेथ हो गई जी। तो बिल्कुल सही बात है। काफ़ी कॉस्टली जगह पे, काफ़ी महंगी जगह पे घोड़े पाल रहे थे, और ये इसका महत्व सिर्फ घोड़े पालने वाला ही जान सकता है कि आपने क्यों यहाँ पे घोड़ों को रखा हुआ था। क्योंकि आपका एक लालच था उसके अंदर कि कहीं ना कहीं घोड़े मेरे सामने, नज़रों के सामने रहें, और मैं यातायात आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत अच्छी सुंदर जगह पे आपने घोड़ों को शिफ्ट कर दिया है, जो कि हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। तो सर, मार्किंग के बारे में अगर हम बात करें, आज के दौर में मार्किंग को किस तरीके से नकारा जा रहा है कि पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जहाँ पे मार्किंग को बहुत महत्व दिया जाता था, और क्या कारण उसका था, और अब क्यों उसको नकारा जा रहा है, उसके क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं उसमें से थोड़ा बताएं। देखिए सब, मार्किंग जो है वो न तो मेरी बनाई हुई है, न आपकी बनाई हुई है, न जो नकार रहे हैं उनकी तो परमात्मा की बनाई हुई है। जी जी जी। और परमात्मा ने मनुष्य को भी, पशु को भी शुभ अशुभ लक्षण सारे दिए हैं जी, और उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए मार्किंग का ही महत्व है जी। अब आदमी, मेरा एक हाथ है, इसकी शर्ट की एक बाजू तो काट दो और एक बाजू में पहने रहूं तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यही पशु में है, उनकी क्या मार्किंग से शोभा बढ़ती है, और मार्किंग का एक पशु में अलग महत्व है। मानना न मानना तो अलग बात है, मान लो कोई नहीं मानने तो अपने को उसको मना तो सकते नहीं जी। और अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्किंग, परफेक्ट मार्किंग के जो घोड़े हैं ना, उनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और वो गलत मार्किंग वाले घोड़े से उनकी शोभा अच्छी होती है, दिखने में भी अच्छे होते हैं जी, जी, जी। और सुंदर लगते हैं, और आने वाली नस्ल में भी उसका कहीं ना कहीं, और अगली पीढ़ी में भी वो अगर अपने जैसी मार्किंग देगा तो वो पीढ़ी भी सुधरेगी, उसकी अगली भी जी जी जी। तो इसमें फायदे हैं। तो इसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जैसे व्यक्ति, इंसानों के लिए जैसे आभूषणों की जो वैल्यू होती है, वैसे ही घोड़ों में मार्किंग की वैल्यू होती है। मार्किंग आभूषण ही और क्या है घोड़े का? जी जी, सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए परमात्मा ने दिया उसको आभूषण, मतलब वो स्थायी आभूषण है जी, जी, कोई अपना टेम्परेरी दिया हुआ नहीं है जी। जितनी समान और जितनी कैलकुलेटिव मार्किंग जानवर की होगी, उतना ही सुंदर दिखेगा वो। और बहुत कम घोड़े ऐसे मिलेंगे जो परफेक्ट मार्किंग खुद में भी है, बच्चों में भी आती है, बहुत कम घोड़े ऐसे जी 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 जी। तो सर, आप तो काफी समय से घोड़े पाल रहे हैं, काफी, कितना समय लगभग हो गया आपको घोड़े पाल? मेरे को हो गए 40-42 साल। 40-42 साल हो गया है जी। तो सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पुराने समय से घोड़ों में मार्किंग को क्यों महत्व दिया जाता था, और युद्ध में भी घोड़ों को इम्पोर्टेंस दी गई, हमेशा घोड़े युद्ध में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं, एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तो वहाँ पे मार्किंग का क्या योगदान होता था, मार्किंग में, युद्ध में घोड़ों के लिए? मार्किंग में क्या साहब, पहले राजा लोग जो उनके सहीस वगैरह होते थे जी, उनको ये डायरेक्शन देते थे भाई अच्छी मार्किंग का घोड़ा होना चाहिए, अच्छे शुभ लक्षणों का होना चाहिए, उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। वो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है बुरा, वो तो बात है, ईश्वर जानता है, लेकिन मेंटली जरूर पड़ता था उसका जी, जी, अगर खराब मार्किंग का, खराब बोरी का घोड़ा है तो मेंटली आदमी परेशान रहता था जी। वो लगता था यार इसकी वजह से तो नहीं है मेरे को, इसलिए वो उसको कम पसंद करते थे, और अच्छी मार्किंग वाले घोड़े ढूंढ ढांड के लाते थे जी। और स्पेशली जो राजा लोग होते थे ना जी, वो तो परफेक्ट मार्किंग का ही रखते थे जी जी जी। वो गलत मार्किंग का घोड़ा नहीं रखते थे, चाहे वो कितना ही अच्छा हो जी। और अपने अधिकारियों को भी उनका यही निर्देश था कि भाई बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट मार्किंग का घोड़ा, जो सबसे अच्छा घोड़ा हो उसको लेके आओ, और वही वो रखते थे। दूसरी बार, लड़ाई के लिए अलग अलग नस्लें होती थी, सब अलग अलग खानदान होते थे, वो उनको ही लेके आते थे हाँ। उसमें कुछ हमारे राजस्थान की कुछ अच्छी नस्लें भी थी जो लड़ाई के लिए सबसे परफेक्ट थी, जैसे फूलमाल है जी। फूलमाल का आप कभी भी टेस्ट करना जी। फूलमाल घोड़ी का बच्चा 2 दिन का हो जाएगा तो आपके माँ को छोड़ के आपके पास आ जाएगा जी जी। असली फूलमाल जो है, असली फूलमाल है, माँ को छोड़ के आ जाएगा, डरेगा नहीं जी। और दूसरी जो घोड़ियाँ हैं ना, हम भी रखते हैं दूसरी घोड़ियाँ, मैंने पर्सनली टेस्ट किया ये जी 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 जी।
दूसरी घोड़ी का बच्चा आदमी से डरेगा नहीं आएगा, और वो महीने 1.5 महीने का हो जाएगा, फिर भी हमें उसको मुश्किल से चारों तरफ से घेर घार के एक बार पकड़ के उसको ट्रेंड करना पड़ेगा कि इंसान से वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ। और फूलमाल का ब्लड में ही है, उनके ब्लड में ही है। मेरे पास घोड़ी है फूलमाल, स्वाभिमक्ति। हाँ जी। उसका बच्चा पैदा होते ही आप जाओ तो आदमी की तरफ आ जाएगा, कोयल जिसकी बात कर रहे हैं। जी, और जी, कभी आदमी से नहीं डरता, जी, कभी भगता नहीं। घोड़ी का बच्चा है, बाहर घूम रहा है, आप बुलाओ फटा जाएगा, दूसरे बच्चे नहीं आते। तो वो उनके ये ब्लड में ही है, ब्लड में है। इस तरह से लड़ाई के जो घोड़े थे ना, वो ऐसे होते थे जो निडर होते थे, जो डरते नहीं थे, न रास्ता छोड़ते थे, न कहीं घायल होने से डरते थे। इस तरह के घोड़ों की ब्रीडिंग अलग से करते थे वो। सवारी के अलग होते थे, लड़ाई के अलग होते थे, डाक भेजने के अलग होते थे। जी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस, घोड़े के बैलेंस में भी, जैसे गाड़ी के 4 टायर अलाइनमेंट होने बहुत जरूरी है, तो वैसे कहीं ना कहीं घोड़े के बैलेंस में भी मार्किंग का थोड़ा सा रहता है रोल। बिल्कुल रहता है। जैसे एक पैर सफेद होगा, एक काला होगा, तो सफेद जो सुम है ना वो कमजोर होता है, जल्दी घिसता है, वो जल्दी घिसता है। जी। और काला सुम जो ब्लैक रंग का होता है वो कम घिसता है और मजबूत होता है। तो उसका भी फर्क पड़ता है। कि लंबी दूरी पे अगर लंबी दूरी तय की, हाँ, तो जो सफेद वाला वो घिस जाएगा और ब्लैक वाला वैसा के वैसा रहेगा। लेकिन अब तो दिक्कत क्या होगी साहब जितेंद्र जी, घोड़े जो है ना शो पीस हो गए हैं। कौन इतनी लंबी राइडिंग कोई चलाता ही नहीं। जी। मेरे ख्याल से 10-20% मालिक तो ऐसे होंगे जो कभी घोड़े पे बैठे ही नहीं होंगे। सिर्फ वो दिखाने के लिए शो में ले गए, घर खड़ा कर दिया। हाँ, घोड़े के करीब जाना भी पसंद नहीं करते, उनको कोई काम नहीं है। जी। उनके काम करने वाले नौकरी घोड़ों के पास जाते हैं, वो खुद तो दूर से ही बताते हैं ऐसा है। जी। तो इसलिए वो इन चीजों को कम समझते हैं और यूज में नहीं लेते। जी। अगर उनको काम में लो ना तो आदमी के समझ में आ जाती है भाई इससे क्या नफा नुकसान है। जी। तो जैसे कि आप पुराने समय से आप पशुपालन करते आ रहे हैं जी, और अभी भी आप कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके जीवित रहने तक आप पशुपालन तो शायद नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं घोड़ों में जो लाइनेज को देखा जाता है और जो अननोन घोड़े हैं, तो क्या सच में लाइनेज को ही ध्यान में रख के अश्वपालन करना चाहिए कि अननोन घोड़ों से भी अच्छी ब्रीडिंग और अच्छे अश्व पैदा किए जा सकते हैं? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं जी कि लाइन जो है ना वो अच्छी होती है। जैसे गांव में भी शहरों में भी पहले हमारे पुराने जो आदमी थे जी, वो परिवार देख के ही रिश्ता करते थे जी कि भाई उनका खानदान कैसा है जी, तो वो अच्छे खानदान में बच्चे अच्छे ही पैदा होते, अमूमन ऐसा होता था। जी 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 जी। इसी तरह का पशुओं में भी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भाई अननोन लाइन जो है ना उसमें घोड़े अच्छे होते ही नहीं जी, उसमें बहुत अच्छे होते हैं जी। कई बहुत आदमी अच्छे हैं जो बहुत सज्जन होते हैं और बड़े व्यवहारिक होते हैं जी जी, और वो बेचारे गरीब होते हैं। तो ऐसा ही पशुओं में लाइन से हटके भी जानवर बहुत अच्छे हैं जी, उनकी आप ब्रीडिंग करो। हाँ, लेकिन बशर्ते आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप समझ पाओ देख के। आपको ये पकड़ होगी भाई ये घोड़ी अच्छे बच्चे देगी, ये लाइन की तो नहीं है लेकिन इसकी बनावट जो है वो बहुत अच्छी है, आगे जाके नस्ल सुधार में कर और ये आगे जाके अच्छा बच्चा दे सकती है अगर अपने अच्छे घोड़े से इसको क्रॉस करवाएं तो वो बहुत अच्छा बच्चा देगी। ऐसी मैंने कोई 10-5 घोड़ियों पे एक्सपेरिमेंट भी किया है जी जी, और वो बिल्कुल सटीक बैठा है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये अनुभव के बाद कहीं ना कहीं होता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको अनुभव तो भाई थोड़ी सी एक आम आदमी नया अश्व पालन करने वाला आदमी ये सब, हाँ, उसके लिए थोड़ी दिक्कत आती है नए आदमी के एक्सपेरिमेंट करे तो फिर। भाई आपका दूसरा जो क्वेश्चन है भाई आप इनको शुरू से ही कर रहे हो और आगे भी कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं ये घोड़े जो पालने की बीमारी है ना जी, ये धरती पर सबसे खराब है जी। ये एक बार लग गई तो आपकी जिंदगी में नहीं छूटेगी जी जी। शराब छोड़ देगा, अफीम खाने वाला अफीम छोड़ देगा जी, किसी तरह का भी नशा है उसका भी ट्रीटमेंट कराया तो छूट सकता है जी, लेकिन ये नहीं छूटेगा जी, ये आपके मरने के बाद ही छूटेगा। तो ये ऐसी चीज है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक दिन वो करौली दरबार और ये दांता दरबार पधारे जी जी जी। तो दांता दरबार थोड़े एज्ड हो गए अभी, तो थोड़ा उनका चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। दांता जो शेखावाटी में है? नहीं, दांता गुजरात में है, बहुत बड़ी स्टेट है अच्छा, दांता। अच्छा। और दांता दरबार मतलब 20 साल यहाँ अपने बालोतरा में यहाँ
जजिंग का काम भी किया और बड़े घोड़ों के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट पारखी हैं। हाँ पारखी हैं, अच्छे घोड़े रखे हैं, ब्रीड भी अच्छे की हैं जी। तो वो मेरे यहाँ गए, पधारे थे आपके यहाँ जी? हाँ एक दिन पधारे तो जी मैंने पूछा, मैं कहा साहब चाय हुक्म जी। तो उनका यार हमारा तो घोड़ों को देख के पेट भर गया, हमारा चाय की जरूरत नहीं। तो वो इस तरह की ये चीजें हैं। जी जी जी। इतने एक्सपीरियंस लोग अगर आगे हाँ। आपके घोड़ों को आपकी एक्सपी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ। आपने जिस तरह के अश्व रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया जी कि आपके सन को तो इस चीज का शौक है, लेकिन आप मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप अपने पोते को भी ये सिखाना। जी जी ये घर से जाने नहीं चाहिए घोड़े जी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहना चाहिए। हाँ, वो तो इस तरह की जो मतलब इतने बड़े आदमी हैं उनके ये चीज खून में है, खून में है। तो ये एक ऐसी चीज है। दूसरी चीज मैंने और देखी है कि जी जो अश्व पालन का काम करते हैं, घोड़ों रखते हैं, जी उनके जो बच्चे हैं ना जी, वो दूसरी गलत लाइन में जाने से 99% बच जाते हैं। ये मेरा दावा है। जी जी जी, क्योंकि उनको समय नहीं रहेगा। उनको समय नहीं रहेगा, फिर उनकी वो जो संगत है ना वो ऐसी नहीं रहेगी, और फिर वो जानवर के प्रति लगाव हो जाता है ना आदमी, तो वो ज्यादा फालतू टाइम उसी में देता है, और उसमें नहीं देता। ये एक बड़ा फायदा है। ये हमें खर्चा तो आदमी का होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग रन में परिवार को भी बड़ा लाभ होता है। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो हाँ, परिवार को बड़ा लाभ होता है। बहुत मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो जिनके बेटे इतने सज्जन हैं ये आप कल्पना नहीं कर सकते जी, और वो घोड़ों के प्रेमी हैं, घोड़ों के प्रेमी, इसलिए ये आगे चल के भी फायदा देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत इसको एक्सपीरियंस भी किया है मैंने, कि जो अश्व पालन करते हैं लोग, वो कभी भी एक तो ये डिफरेंस नहीं समझते हैं कि ये गरीब है और ये अमीर है। वो घोड़ा देखने वाला या अश्व पालन करने वाला या अश्व प्रेमी होगा, उसको जरूर वो टाइम देंगे, समय देंगे जरूर से। और अश्व पालन में जो लोग हैं वास्तव में उनका नेचर अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हर किसी के लिए समान भाव से दिखते हैं हर किसी को। तो बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सो मच। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया डस्ट ड्रैगन्स को, हम नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली आपके अश्वों के बारे में भी बात करेंगे, लाइनेज के बारे में भी बात करेंगे, और जो आज के समय में जो प्रचलन में जो लाइन है, क्या वही लाइनें आगे भी आती रहेंगी, या कुछ लाइनेज के बारे में, मतलब घोड़ों का फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और अगला वीडियो हम आपके फार्म पे ही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर।